वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स 9 यूनिट 3 डायनामिक्स 1। इस चैप्टर के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में हम इस रिमेनिंग शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 जो है, अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर, ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ दिस एरिया, ही इज अलोन, he throws his bag to move out of this slippery area, why is it so? एक आदमी है जो कि स्लिप हो गया है ऑयली सरफेस है फ्लोर की, वहां पे ही वांट्स टू मूव आउट, वो वहां से निकलना चाहता है उस एरिया से। ही इज अलोन, वो अकेला है, तो उसने अपना बैग जो है उसको फेंका है किसी डायरेक्शन में, वो जो स्लिपरी एरिया है वहां पे। उसने ऐसा क्यों किया है? तो इसके आंसर में लिख सकते हैं, व्हेन अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर देन ही हैज मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड हिज फीट। जब आदमी स्लिप हो गया है ना उस ऑयली फ्लोर से, उस टाइम उसके जो पैर हैं और जो फ्लोर, उसके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो मिनिमम होगी, बहुत कम होगी, तभी से उसकी मतलब ये सिचुएशन हुई है कि वो स्लिप होके गिर गया है। ही थ्रोज हिज बैग टू मूव आउट ऑफ दिस स्लिपरी एरिया, तो उसने अपना बैग फेंका है उस स्लिपरी एरिया से बाहर निकलने के लिए। व्हेन ही थ्रोज अ बैग इन वन डायरेक्शन, जो किसी एक डायरेक्शन में जब वो बैग को फेंकेगा, देन दिस इज एन एक्शन, तो ये एक एक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज अ रिएक्शन ही विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एक्शन है उसका एक रिएक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जिस तरफ वो बैग फेंकेगा तो उसकी जो बॉडी की मूवमेंट है वो उसके ऑपोजिट साइड पे डायरेक्शन पे होगी ना, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम है, तो उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उसको ऑपोजिट साइड पे मूव करने के लिए। दिस एक्ट हेल्प्स हिम टू मूव आउट फ्रॉम द ऑयली फ्लोर, और इसी एक्ट की वजह से उसको हेल्प मिलेगी कि वो उस ऑयली फ्लोर से मूव आउट कर सके। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। हाउ वुड यू यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ रॉकेट? तो कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन को रॉकेट की मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए? तो इसके आंसर में लिखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स that every action there is an equal and opposite reaction। थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है उसमें है कि हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है जिसकी सेम क्वांटिटी होती है। उसकी जो ऑपोजिट होगा ना, ऑपोजिट रिएक्शन, वो इक्वल होगा लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। सिमिलरली इसी तरह एक्शन फोर्स ऑन द गैसेस टू एक्सपेल देम बैकवर्ड्स, तो सेम जो फिनोमेना है वो रॉकेट में यूज हुआ है कि वो जो गैसेस हैं जब वो तेजी से बैकवर्ड की तरफ निकलेंगी उस रॉकेट की जो टेल है वहां से, विच इन टर्न एग्जर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स टू मूव द रॉकेट फॉरवर्ड। तो उसके रिएक्शन के तौर पे जो मूवमेंट है रॉकेट की वो अपवर्ड मूवमेंट होगी, यानी गैसेस नीचे की तरफ जा रही हैं तो सेम उतने ही मैग्नीट्यूड से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। Why are cricket batter gloves padded with foam? जो क्रिकेट का बैट्समैन है वो ग्लव्स के ऊपर फोम क्यों लगाया होता है उन्होंने? तो इसके आंसर में लिखेंगे, द बैट्समैन ग्लव्स आर पैडेड विद फोम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम। उन्होंने जो ग्लव्स पहने होते हैं ताकि वो जो इम्पैक्ट टाइम है वो बढ़ाया जा सके, यानी बॉल जब हिट करेगी ना तो वो जैसे हाथ पे लगी है बॉल, तो बॉल और जो हाथ है उसके दरमियान में वो जो फोम है वो असर के टाइम को बढ़ा देगा, यानी बॉल एकदम से जाके नहीं लगेगी बल्कि स्लोली स्लोली जाके हिट करेगी। इम्पैक्ट टाइम जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड दस डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑन बैट्समैन्स हैंड। इस वजह से जो इन्फ्लुएंस है चेंज इन मोमेंटम का वो डिक्रीज हो जाएगा बैट्समैन के हाथों पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू डेल पी, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के ये इक्वल होता है, और जो कि यानी फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर टाइम जो है वो ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, यानी इतने ज़ोर से उनको इम्पैक्ट महसूस नहीं होगा। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। वेयर विल योर वेट बी ग्रेटर, नियर अर्थ और नियर मून? आपका जो वेट है वो किस तरफ ज़्यादा होगा, अर्थ के करीब या मून के करीब? व्हाट अबाउट मैस, और मैस के बारे में भी ना सेम कि किस तरफ ज़्यादा होगा, यानी नियर मून या नियर अर्थ? इसके आंसर में लिख सकते हैं, नियर अर्थ बोथ वेट एंड मैस वुड बी ग्रेटर। ज़मीन के करीब जो दोनों हैं मैस और वेट वो दोनों ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नियर द मून,
कंपैरेटिवली मून के करीब से। वेट इज अ मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट जो है ये मेजरमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स की जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होती है, और विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट लोकेशन, उसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जो उस लोकेशन का है, यानी वो पॉइंट यानी सेंटर के करीब है अर्थ के या दूर है, इसी तरह मून के सेंटर के करीब है या दूर है। क्योंकि ज़मीन के सेंटर के करीब ज़्यादा होती है ग्रेविटी, यानी अपनी फुल जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू उसके करीब होती है, और जो आप ज़मीन से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वो कम होती जाती है। नियर अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन द मून। अर्थ के करीब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होता है मून की बनिस्बत, हेंस वेट वुड बी ग्रेटर नियर अर्थ। इस वजह से वेट जो है वो ज़्यादा होगा ज़मीन के करीब। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन रोनाल्डो किक्स द बॉल, रोनाल्डो जब किक करता है बॉल को एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल, बॉल के ऊपरी वाले मतलब पोर्शन पे, बोथ अर्थ एंड बॉल अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को दोनों यानी अर्थ भी और बॉल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक जैसी फोर्स से। वाई देन द बॉल मूव्स टूवर्ड अर्थ एंड नॉट द अर्थ, तो फिर बॉल तो मूव करती है अर्थ की तरफ, लेकिन अर्थ क्यों नहीं मूव करती? इसके आंसर में लिखेंगे व्हेन रोनाल्डो किक्स द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट of the ball, both earth and ball attract each other with the same magnitude of force। तो दोनों तो एक दूसरे को सेम मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेंगी, जैसे एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। द मोशन इज डिटरमिन्ड बाय देयर masses, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये डिपेंड करेगी उनकी masses के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होते हैं। द बॉल मूव्स टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट हैज मच लेस mass, तो बॉल तो इस वजह से अर्थ की तरफ मूव करेगी क्योंकि उसका मैस बहुत कम है ना अर्थ से। सो इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मच ग्रेटर, इस वजह से उसका जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है। एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स जो होती है वो मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है। तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।